भाई नमस्कार है सभी भाइयों को और बहनों को, जो भी लोग मुझे इस वीडियो में दुनिया में कहीं से भी किसी भी जगह से सुन रहे हैं एवं देख रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं, ये वीडियो खासकर इंडिया के लोगों के लिए रहेगा, भारत देश के लोगों के लिए रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि काफ़ी समय से लोग कह रहे थे कि उनका एएलपी का रिक्रूटमेंट आना था, नोटिफिकेशन आना था। एएलपी मींस असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में, भारतीय रेल के अंदर जो असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन था जो अभी तक नहीं आया था, वो आप सभी के लिए आ गया है। 2024 यानी कि 2024 ईयर में हो रही रिक्रूटमेंट जो एएलपी की होगी रेलवे में, भारतीय रेलवे में, उसके लिए नोटिफिकेशन डिटेल्ड वाला आ गया है। मैंने आपके साथ अभी कुछ समय पहले ही ये डिस्कस किया था कि इसका नोटिफिकेशन शॉर्ट वाला आया था कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी वैकेंसीज होंगी और इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्या होगी, इतना बताते हुए एक नोटिस आया था आप सभी के लिए, आपको याद होगा। वो आप सभी का भारत देश के लोगों के लिए आ गया था। तो जो भी लोग इंडिया से मुझे सुन रहे हो इस वीडियो में, हरियाणा से, झारखंड से, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या फिर कोई भी ऐसी जगह पूरे देश में, इंडिया में, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट। जैसा कि हम कह भी रहे थे, आपको पता ही है कि 2024 ईयर में रिक्रूटमेंट आने की बातें कही गई थी कि रिक्रूटमेंट आएगा ही, और रिक्रूटमेंट आ भी गया है आप सभी के लिए एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है भाई, ये जो है इसकी ये जो पोस्ट होती है काफ़ी एक अच्छी पोस्ट होती है, लोग इस पोस्ट पर जाना भी चाहते हैं। जो एएलपी का काम होता है मैं भी आपको समझा दूंगा इस वीडियो में। जो भी लोग पहली बार एएलपी का नाम सुन रहे हो, आपको बता दूं दोस्तों, ये भारतीय रेलवे में जैसा आप देखते हो स्टेशन पे अलग अलग पोस्ट देखोगे और स्टेशन मास्टर को देखोगे और अलग अलग पोस्टें देखोगे। जैसे ट्रेनें आप देखते हो स्टेशन पे पूरे इंडिया में, तो वो जो ट्रेनों को चलाया जा रहा है वो लोको पायलट द्वारा चलाया जाता है, और लोको पायलट के अंडर यानी कि लोको पायलट के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के ऊपर कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ वर्क्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो एएलपी को करने होते हैं। तो ये जो एएलपी रिक्रूटमेंट है तो आप सभी के लिए रहेगी। अगर हम बात करें तो एलपी के बाद, लोको पायलट के बाद हायर पोस्ट में एएलपी आ जाता है भारतीय रेलवे में, इंडियन रेलवे में। ठीक है, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन आया है, एक रिक्रूटमेंट आया है, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है दोस्तों। जो इसमें रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज दी हैं वो 5,000, आप ध्यान से सुनिए, 5,696, ये करीब करीब वैकेंसी हो गई आपकी 5,700 के लगभग वैकेंसी पर रिक्रूटमेंट कर रहा है भारतीय रेल यानी कि इंडियन रेलवे, जो कि आपके आरआरबी द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट्स बोर्ड, आपको पता ही है पूरे इंडिया में जितने भी आरआरबीज हैं उनके द्वारा ये रिक्रूटमेंट रहेगा और उन्हीं में ये रिक्रूटमेंट रहेगा। टोटल इतनी वैकेंसीज दी हैं, पूरे इंडिया से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो एज वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज, स्टडी वाइज अगर वो एलिजिबल हैं तो वो सभी लोग इसमें अप्लाई करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन वाला वीडियो काफ़ी खास होगा आप सभी के लिए। मैं इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करूंगा डिटेल में कि इस नोटिफिकेशन में जो भी कुछ आया है। जैसे कि आप जानते ही हो कि इसमें एलिजिबिलिटी होगी, क्वालिफिकेशंस होंगी, सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर सारा लिखा होगा, और किस किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज दी गई हैं ये लिखा होगा। प्लस इसमें ये भी लिखा होगा कि आपकी सैलरी कितनी होगी और क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं अगर आप ये पोस्ट लेते हो, और ये आपकी पोस्ट कहाँ कहाँ हो सकती है पोस्टिंग, ये सारी जानकारी आपको क्लियर होंगी। तो आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोग अगर इंडिया में, इंडिया के लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, स्पेशली इंडिया के लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, अगर आपको समझ आ जाए सारी चीज़ें, कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भाई सब्सक्राइब तो कर ही लेना। हालांकि मैं इसको बोलता नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता रहे कि एक सब्सक्राइब वाली चीज़ होती है वो करनी होती है, जिससे कि आपको आने वाले जो भी चीज़ें होती है वो आपको समय से पता लगती रहती है, इसलिए आपको ये सब करना पड़ता है। ठीक है, आपके ऊपर है, आप करते हो तो ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं 5,700 के लगभग लगभग ये वैकेंसीज दी गई हैं, तो इतने लोगों को रिक्रूट करेगा भारतीय रेल, इंडियन रेलवे 2024 में। और ये वैकेंसी एक खुद में एक बड़ा नंबर है अगर आप लोग फॉर्म भरते हो। हालांकि इसमें आप देखोगे लाखों में फॉर्म भरे जाएंगे, लाखों की संख्या में, ये मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, लाखों लोगों के फॉर्म आएंगे भारतीय रेलवे में इधर। जैसा कि हमने अभी सुना भी है कि कांस्टेबल है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, भारत देश के यूपी स्टेट में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चल रहा है, और उसके अंदर उन्होंने देखा गया कि भाई जितनी वैकेंसी है ना उसकी बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ फॉर्म आ गए। आप देखोगे कि
60,000 के करीब वैकेंसीज है और 50 लाख के करीब फॉर्म आए हैं। आप मान नहीं सकते इतना बड़ा नंबर आया है वहाँ पे फॉर्म का, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है। इतने लोगों ने फॉर्म भरा है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि लोगों के कांस्टेबल बनने के लिए इंटरेस्ट है, हालांकि ऐसा कोई इंटरेस्ट वाला कुछ होता नहीं है। सभी को जॉब चाहिए, बेरोजगारी हो सकता है इसका कारण हो, और ये सारे कारण हो सकते हैं। इस वजह से पूरे इंडिया से लोगों ने इतना फॉर्म भरा है उस चीज़ को। तो ALP में भी आप देखोगे कि लाखों लोगों के फॉर्म यहाँ पर रिक्रूटमेंट में आने वाले हैं। ठीक है। हाँ, ये मैं आपको फॉर्म भर के बताऊंगा, कल ही फॉर्म भर के बता दूंगा आप लोगों को कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आप लोग उसके लिए, उस वीडियो के लिए तब तैयार रहना। इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल्ड में, जो भी RRB द्वारा आया है। आप लोग ध्यान से सुन लो। सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जॉब होंगी, ये सारे के सारे। ठीक है, इसमें कोई भी प्राइवेट वाला चक्कर है नहीं। चलिए हम एक बार इधर आ जाते हैं। ये आपके सामने वेबसाइट दिख रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो वेबसाइट है RRB का, वो है ये मेन वेबसाइट पैनल है। आप इसमें देखोगे अलग अलग RRB आप देखोगे, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी जैसी जगहों पर अलग अलग RRBs हैं। RRCs अलग होते हैं, RRB अलग होते हैं। तो आप अगर देखोगे तो मैं आपको दिखा दूं RRBs के अंदर, आप देखना कि आपको अलग अलग RRB की वेबसाइट से भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। जो लोग अपने अपने RRB से अप्लाई करना चाहें वहाँ से भी कर सकते हैं। मेनली आप लोग इन सारे, इतने सारे वेबसाइट पे सारे लिंक अवेलेबल कराए गए हैं, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। ये कल एक्टिव हो रहा है। ठीक है, ये एक्टिव कल हो रहा है। तो आप लोग इस जानकारी को जल्द से जल्द लोगों तक शेयर कर दो, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में। इंडिया में तो एक एक लोगों तक शेयर ही करो, उनके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए मैं आपके साथ नोटिफिकेशन डिस्कस करता हूँ बिना किसी देरी के। यानी कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, मतलब कि ये सरकारी वैकेंसियाँ हैं। डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, मतलब कि एक जॉब देने का नोटिस है ये। आप देखोगे ये इन्होंने मैप लगाया हुआ है यहाँ पे इस नोटिस में। इस मैप में सारा कुछ दर्शाया जा रहा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर आप देखोगे, मालदा आप देखोगे, ये इसमें आप देखोगे अहमदाबाद और गोरखपुर। ये आपका गोरखपुर यहाँ पे हो गया गोरखपुर, और ये मुजफ्फरपुर हो गया यहाँ पर। और ये आप देखोगे गुवाहाटी। ये सारी सारा इंडिया का मैप है। अभी आप लोगों को नहीं पता हो, जिन लोगों को भी जो भी देख रहे हैं, कि आप देखोगे कि इंडिया में जम्मू जम्मू यहाँ पर है और चंडीगढ़ यहाँ पर है। इस तरीके से आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हो। बेसिकली ये जो दिखाई गई हैं ये सब चीज़ें क्या हैं, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ। थोड़ा नीचे आते हैं भाई। ये सारे के सारे आपके शायद RRBs हैं, ये सारे आपके RRBs हैं। आप अगर देखते हो, जैसे कि नोटिफिकेशन का आप यहाँ से आते हो तो RRB में आप देखोगे यहाँ पर RRB के लिस्ट है। इस तरीके से आप ये सारे देखोगे। इसमें देखो अहमदाबाद, इलाहाबाद, भोपाल है, और इसमें आपका दिखेगा, मतलब इन्होंने जनरली एक मैप लेकर बताया कि हम यहाँ रिक्रूट कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख लो, इंडिया के अंदर ये सारी रिक्रूटमेंट्स रहेंगी। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, बेसिकली देखिए असिस्टेंट लोको पायलट करता क्या है, जैसे कि आप देखोगे वंदे भारत ट्रेन भी इसके अंदर आ जाएंगी। हाँ ठीक है, वंदे भारत भी आ रही है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे इमेज इन्होंने डाला है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो दूसरी रेलवे है, मतलब कि भारतीय रेल की जितनी ट्रेनें हैं वो तो है ही, बाकी आपका जो वंदे भारत ट्रेन है वो भी इसके अंदर है। और आप देखोगे ALP का रिक्रूटमेंट है, आपका यहाँ लिखा हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट, आप इसको लोको पायलट मत समझना। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे कि आप देखोगे पायलट जहाँ पर बैठता है, मतलब कि जहाँ से ट्रेन जो चलाने वाला जो होता है व्यक्ति, वो जहाँ पर बैठता है, महिला पुरुष दोनों ही। आप देखोगे महिला भी है पुरुष भी है, दोनों का फोटो इसलिए लगाया आपको क्लियर हो। इसमें आप देखोगे यहाँ पर आप कहोगे यार ये तो पायलट का काम कर रहे हैं, तो कभी कभी ALP को काम ये भी करना होता है, मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा। हाँ, ये बिल्कुल पायलट के साथ ही बैठ रहे होते हैं, उसी कैबिन में होते हैं। मैं सारी जानकारी इसमें आगे क्लियर करूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा रिक्रूटमेंट निकाला है, RRB द्वारा है ये। और ये फॉर्म कल से यानी 20 जनवरी से चालू हो रहा है, और इसमें आपका 19 फरवरी लास्ट डेट दी है। भाई मौका मत छोड़ना ये वाला रिक्रूटमेंट का, ये मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये रिक्रूटमेंट इसके बाद अब आगे मिले या कम मिले, कुछ कंफर्म्ड नहीं है। तो आप इस रिक्रूटमेंट को ले सकते हो। हालांकि जितनी वैकेंसी उतने लोगों को ही मिलेंगी वैकेंसियाँ, फॉर्म जितने भी आ जाएँ वो तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यहाँ पर डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, मान लीजिए आप फॉर्म में कोई गलतियाँ कर देते हो तो उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ीस। आप लोगों को एक मॉडिफिकेशन फ़ीस देनी होगी। मतलब अगर आप अभी यानी कि 19 फरवरी तक अगर फॉर्म में गलतियां करते हो भरते समय, और आपसे गलती हो गई, फॉर्म जमा हो गया, तो ऐसे में आप लोग 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक करेक्शन कर सकते हो फॉर्म में। आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर अपने फॉर्म पर लॉगिन करके उसके बाद आप जो है करेक्शन कर सकते हो। ये डेट याद रखना दोस्तों, इसके बाद आप लोग करेक्शन नहीं कर सकते हो, इसलिए लोगों तक शेयर करो इस जानकारी को। ठीक है, हाँ, करेक्शन सभी चीज़ों में नहीं होगा। आप लोग कुछ चीज़ों में गलतियाँ करोगे तो आप चेंज कर पाओगे। वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो पहले ही आप लोग गलतियाँ ना करें, अगर आपसे हो जाए तो फिर आप करेक्शन कर सकते हो। उसमें फ़ीस अलग से होगी, और आप लोग 20 से 29 फरवरी 10 दिन के बीच के अंदर इसमें आपका करेक्शन रहेगा।
ये देखिए फॉर्म करेक्शन समय इन्होंने बहुत दे दिया, हालांकि इतना कोई देता नहीं है क्योंकि भारतीय रेलवे बड़ा नेटवर्क है, तो एक इसलिए लोगों को ज़्यादा करेक्शन का समय मिला है। यहाँ पर आप देखोगे एलिजिबल कैंडिडेट से बोला गया है कि आप लोग फॉर्म भरो ऑनलाइन, इसमें बोला है फॉर्म भरो, ठीक है, ऑनलाइन ओनली। देखिए यहाँ पर लिखा भी है आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो इस चीज़ के लिए सभी लोग रेडी हो जाओ। पोस्ट एएलपी दिया है लेवल 2, अगर आप पढ़ते हो 7 सीपीसी, आप एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या फिर जो भी आपके इंडिया में गवर्नमेंट्स की जितनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जितनी भी सैलरी है 7 सीपीसी के अंदर आप देखना लेवल 2 आपको दिख जाएगा, वहाँ पर आपको 19,900 से लेकर स्टार्टिंग है। ये इनिशियल पे मतलब ये हो जाएगा, शुरुआती तौर पर ये आपको 20,000 देंगे और फिर धीरे धीरे 25-30 करके जो आपका आगे बढ़ेगा वो सब रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर A1 रहेगा, और एज मतलब आपको अप्लाई करना है तो आपको A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब मेडिकली आप A1 क्लास फर्स्ट जो है बिल्कुल फिट हो मेडिकली। A1 में बहुत सारी चीज़ें आती है, मैं इसमें भी बताऊंगा। 18 से 30 एज जो है इसमें रखी गई है। अगर आप 30 प्लस हैं आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो, हालांकि आप अगर SC ST हो तो 35 तक, OBC NCL हो तो 33 तक, इस तरीके से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। वैकेंसीज यहाँ पर आप देख लेना 5,696 वैकेंसीज है, एक बड़ा रिक्रूटमेंट है। मैं आपको यहाँ पर एनेक्सर B एक करके नोटिस है वो आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर अलग अलग जोन वाइज कि किस जोन में कितनी वैकेंसी दी है और किस किस RRB में कितने जोनों में कैसे कैसे वैकेंसी दी है, मैं सारी इंडिया के सभी लोगों को क्लियर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है कि आप लोग इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़कर ही फॉर्म भरना, ये चीज़ इन्होंने कही है, ठीक है भाई। अभी इन्होंने एक चीज़ ये भी कही है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट कि वो फुलफिल कर ले सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तभी वो लोग फॉर्म भरें, और क्लोजिंग डेट से पहले, जैसे कि इन्होंने लास्ट डेट दी है आपकी 19 लास्ट डेट है, यानी 19 में आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आपकी एज है और पढ़ाई वाली क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी जो है, जो भी कुछ है वो सारी इस डेट से पहले का ही एलिजिबल माना जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल, मतलब कि वो लोग जो फाइनल ईयर में है या फिर जिन्होंने अपना एग्जाम दे दिया इस रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी के हिसाब से फाइनल वाला और एजुकेशन वाइज, और वो सभी लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग फॉर्म मत भरना, क्योंकि आप लोग जिनका भी रिजल्ट आ गया है क्वालिफिकेशन के साथ वही लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है भाई। सभी को ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इस बात का ध्यान रखना। मैं कई बार बोल रहा हूँ, कई बार आप ऐसा करते हो RRB पहुंच जाते हो, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। एक से ज़्यादा फॉर्म मत भर देना एक ही पोस्ट पर, ALP पर, इस पोस्ट पर एक से ज़्यादा फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म कैंसिल होगा, ठीक है। बाकी आप ये सारे पॉइंट एक बार रीड कर लो, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं, इस बात को मैं दोबारा बता दूं, इंडिया देश में आप कहीं से भी सुन रहे हो मुझे, आप सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है भाई। देखिए रिजर्वेशंस मिलेंगे, इन्होंने बोल दिया है। मेडिकली आपका फिट होना जरूरी है इस पोस्ट के लिए भाई, अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो तो आप लोगों को नहीं लिया जाएगा, और एज आपकी 18 से 30 इसमें ली जाएगी। सिलेक्शन ऑफ RRB आपको बता दूं, ये वैकेंसी मैं भी आपको क्लियर करूंगा। कैंडिडेट कैन चूज ओनली वन RRB एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर रेलवे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया आपको। जैसे आप जानते हो जितने भी आपके रेलवे नंबर, जितने भी नंबर ऑफ RRB है पूरे इंडिया में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग अलग हैं, जितने भी हैं उनमें से किसी भी एक RRB को सिलेक्ट कर लो, और उस RRB के जितने भी जोन है आप सभी को प्रेफरेंस देके उसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। एक से ज़्यादा RRB आपको नहीं भरना है, ये इन्होंने कहा है। आपको अपने एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग लॉगिन करके अपना फ़ोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करके फीस पेमेंट करके सारे डिटेल्स को डालकर फॉर्म जमा करके इस तरीके से प्रिंट लेकर रख सकते हो। ये आपका प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का, ठीक है। सबसे पहले आपको एक RRB के वेबसाइट पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें ध्यान रखना है सब कुछ, ठीक है। अभी इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर एक पॉइंट है आपका, अब देखिए इन्होंने एक चीज़ ये भी बोली है यहाँ पर, आप देखोगे जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो 250 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे फॉर ईच ओकेशन, मतलब आप याद रखना आपको अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना होगा तो आप लोग RRB को चेंज नहीं कर सकते, तो एक अब जो आप फॉर्म में RRB चुनोगे ना वो फॉर्म में RRB बिल्कुल करेक्ट चुनना, क्योंकि आप लोग अपने RRB में चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है भाई। RRB आप सही से भरना, उसमें आप चेंज नहीं कर पाओगे, ये इन्होंने क्लियर कहा है। बाकी चीज़ों में चेंज कर पाओगे। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट की होगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बेस पर जो है
It will be based on their merit in वन मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज इन ऑल द स्टेज ऑफ एग्जाम दैट मल्टीपल शिफ्ट। ठीक है, ये एग्ज़ाम तो मल्टीपल शिफ्ट में होना ही है, क्योंकि इंडियन रेलवे का रिक्रूटमेंट है और प्लस इसमें वैकेंसी ज़्यादा है और एएलपी का रिक्रूटमेंट है, तो फॉर्म ज़्यादा आने वाले हैं, इसलिए फॉर्म जो है, इसलिए एग्ज़ाम जो रहेगा वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में ही होगा। ये तो मैं आपको बता ही दूँ, मतलब कि वो एक ही दिन की 2 शिफ्ट में भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा दिन में भी रहेगा। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम ज़्यादा शिफ्टों में रहता है, एक से ज़्यादा दिन की शिफ्टों में, तो इसमें एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ होगा, जो कि नॉर्मलाइजेशन जिसको आप कहते हो वो यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, और आपको बता दूँ स्टेज 1 ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में कितने लोगों को पास करेंगे, जैसे इन्होंने वैकेंसी लगभग लगभग 6,000 के करीब हम मान लेते हैं, तो 15 टाइम्स मीन्स कितना हो जाता है, तो आप देखोगे जो है 12,000, ये 12,000 और 3,000 और 6,000 तो वैकेंसीज हैं ही आपकी, उसका आप डबल कर लो, यानी कि उसका आप 10 टाइम्स कर लो, 6,000 का आप 10 टाइम्स कर लो, यानी कि ये हो जाएंगे 60,000 और इसमें 30,000, 90,000 लोगों को ये पहले वाले सीबीटी में पास करेंगे, क्योंकि इन्होंने 6,000 के करीब वैकेंसी दी है, तो ये 90,000 के लगभग लगभग लोगों को सीबीटी 1 में पास करेंगे, और फिर इसके बाद सीबीटी 2 में जो कंप्यूटर बेस्ड में सेकंड एग्जाम में पहुंचेंगे वो इतने लोग ही होंगे। ठीक है, ठीक है भाई, सभी को समझ आ रहा होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब ये एग्जाम तो टोटली आपके जो है रिक्रूटमेंट के चांसेस कम ही कराएगा, क्योंकि इसमें रिक्रूटमेंट बड़ी है, सभी लोगों को एएलपी का पोस्ट चाहिए ही चाहिए इंडियन रेलवे में, प्लस आप अगर नेगेटिव मार्किंग रखते हो और कंपटीशन इतना ज़्यादा पहले ही है और नेगेटिव मार्किंग अगर आप दोगे तो ऐसे में लोगों के सिलेक्शन रुकेंगे, इसीलिए आपका इसमें जो है प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। आप देखोगे 1/3 मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब कि जितने ही मार्क्स का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिल रहा है, उसका जितने ही मार्क्स का है वो उसके 1/3% जो है आपका नेगेटिव में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सी बैट जिसको कह रहे हैं ये लोग, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर 2 सीबीटी रखेंगे, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखेंगे, 2, 1 और 2, पहले और दूसरे दोनों में ये लोग नेगेटिव मार्किंग रखेंगे, लेकिन आपकी एक सी बैट करके एग्जाम कराएंगे इसके बाद, उसमें ये लोग नेगेटिव मार्किंग नहीं रख रहे। आपको आइटम क्या क्या नहीं ले जाना है, आपको कोई पेन ड्राइव, ब्लूटूथ नहीं ले जाना, कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना है, लैपटॉप, कैलकुलेटर्स और स्मार्ट वॉचेस, बैंगल्स नहीं लेके जाने, चेन्स, ब्रेसलेटिस, हियरिंग एड्स और यहाँ पर वॉलेट्स जैसी चीज़ें, बेल्ट, शूज़ जैसी चीज़ें नहीं ले जानी है इधर, ये क्लियर मना है, आप इसी को ध्यान में रखना। क्लॉक रूम अरेंजमेंट फॉर सेफ कीपिंग ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, कोई भी ऐसा वैल्यूएबल आइटम ना लेकर जाए जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, ज़्यादा महंगा हो, ऐसे आइटम्स को ना लेकर जाएं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गए, ये सब चीज़ें मत लेकर जाना एग्ज़ाम सेंटर पर, और लेकर जाओ तो वहाँ पर सबमिट कर दिया जाता है सेंटर्स पर, हर जगह सुविधा नहीं होती, तो आप लोग अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इन चीज़ों को लेकर जाओगे। वैसे तो यहाँ बैंड है, यहाँ तो क्लियर कट मना है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, ये रिक्रूटमेंट बड़ा है, इसलिए मैं इसका एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ आपको। और आप लोगों को आरआरबी के वेबसाइट को डेली देखना है, या तो आप किसी भी एक आरआरबी के वेबसाइट को देखो या फिर एक मेन आरआरबी न्यू दिल्ली वाले को देखते रहो, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, इसमें आपको और कहीं देखना ही नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए, आप सभी लोगों को रीड करने तो आप रीड कर लेना। मैं इसके ऊपर एक आपको सिलेबस का वीडियो अलग दूंगा, जिसमें आपको एक एक्चुअल पूरा सिलेबस बताऊंगा, प्रिपरेशन भी आपको मिलने वाली है, तो आप लोग तैयार रहना। प्रिपरेशन में यहीं पर आपको दे दूंगा, इसमें जो आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है एएलपी का। ठीक है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म जो भी लोग भरेंगे उनके सारे फॉर्म कैंसिल करेंगे। हालांकि हम लोग सुनते हैं कि एक से ज़्यादा फॉर्म भरने वालों का ऐसा होता है कि लास्ट फॉर्म एक्सेप्ट होता है, यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हो, एक ही एक फॉर्म भरना है सभी लोगों को, एक ही आरआरबी पे भरने हैं, जितने मर्जी आप जोन लगा दो, वो भी जितने भी जोन दिख रहे हैं प्रेफरेंस वाइज, लेकिन एक ही फॉर्म भरना है सभी को। ठीक है, जो लोग मान लीजिए फ्रॉम सर्विस, मान लीजिए आप लोग कहीं जॉब कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के किसी सरकारी एक विभाग के अंदर, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, या किसी भी पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर में कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो जाता है, या फिर किसी भी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको मान लीजिए डिसमिस करा गया है, मान लीजिए आपको कभी नौकरी से निकाला गया हो आप इन जगहों से, तो आप लोग फॉर्म मत भरना। ठीक है,
आपका मान लीजिए आपका नाम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी कुछ है वो 10th के मार्कशीट से माना जाएगा। आपके 10th के मार्कशीट में जो भी मेंशन हो वही चीज़ें रखना। मान लीजिए किसी के 10th के मार्कशीट में करेक्शन है तो जल्द से जल्द करा लो, फॉर्म के डेट में आपको 10th का मार्कशीट देना है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि आप लोग पहले से प्रिपेयर रहो, ये रिक्रूटमेंट इस तरीके से आती हैं और यही सब रहता है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, कोई भी डेट ऑफ बर्थ होता है, नाम होता है, सारी चीज़ें 10th के मार्कशीट के बेस पर चलती हैं। ये चीज़ें सभी को याद रखनी है। 10th के मार्कशीट पर जो भी लिखा है वो एक तरीके से ये मान लो ये बाइबल हो गया, मतलब ये तो जो लिखा है वही रहेगा, मतलब ये कहने की बातें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ लोगों को ध्यान रखनी है। मान लीजिए आप, आपके नाम में कोई बदलाव है, आपको अगर मान लीजिए आपका कभी नेम चेंज हुआ है तो आप लोग 10th के मार्कशीट पर भी चेंज करा लो, ठीक है। अभी आपको ये जानना होगा कि ये सारे एग्जाम कब हो रहे हैं। पहला पहला सीबीटी कब होगा, दूसरा सीबीटी कब होगा और फिर एप्टीट्यूड टेस्ट कब होगा, ये सब मैं आपको बता दूंगा। 3 तरह के कंप्यूटर पर एग्जाम लेंगे, टेस्ट 1 टेस्ट 2, उसके बाद सीबैट करके एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे और फिर इसके बाद डीवी करवाएंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई, मतलब सारी चीज़ें चेक करेंगे कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में दिए वो सही है नहीं, और उसके बाद आपको ये डायरेक्ट जॉब दे देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, सभी को समझ आ रहा होगा। सभी एग्जाम के एडमिट कार्ड अलग अलग से आएंगे, जैसे जैसे लोग पास करते जाएंगे। पेपर सेकंड टेस्ट में जो है वो लोग लगभग 90,000 लोग ही पहुंचेंगे, ये इनके नंबर्स इन्होंने पहले ही क्लियर करे हैं, ठीक है। हाँ, वैकेंसी ये कह रहे हैं, ठीक है। अभी इन्होंने एक चीज़ ये भी कही है, ये जो हमने 5,696 वैकेंसी दी है, यानी कि 5,700 वैकेंसी जो दी हैं, उन वैकेंसीज में मान के चलिए इसमें चेंज आ जाए, मान के चलिए ये वैकेंसी 10,000 हो जाए, 7,000 हो जाए, मान के चलिए 5,000 हो जाए, 4,000 हो जाए, 3,000 समथिंग हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है कि ये आरआरबी डिसाइड करेगा। अगर आरआरबी ने सोचा कि हमें नोटिफिकेशन कैंसिल भी करना है तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ये चीज़ें इन्होंने दे दी हैं, ठीक है। जो भी लोग सिलेक्ट होंगे ना यहाँ पर एएलपी में, इन्होंने क्लियर कहा है कि आप लोगों को एक ट्रेनिंग पर जाना पड़ेगा। आप जो भी लोग सिलेक्ट हो जाते हो यहाँ पर, और वो ट्रेनिंग पर आप लोग जाओगे और ट्रेनिंग पर जो भी इनका स्टाइपेंड दिया जा रहा है वही आपको मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड पे इनका एक अलग स्टाइपेंड होता है, आपको वही मिलेगा। पहले आपका ट्रेनिंग होगा, फिर आपकी जो है एक परमानेंट जॉब आपकी होगी आगे चल के। पोस्टिंग आपको बता दूँ, ऑर्डिनली आप जान लो कि रेलवे सर्वेंट शैल बी in which he she is posted on first appointment and shall not claim a right of transfer और आउट ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। इन द, ठीक है भाई, एक चीज़ और अच्छी, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। इन द, जो लोग भाई एक्सप्लोर करने की सोचते हैं, जो लोग सोचते हैं यार हमें तो एक्सप्लोर करना है, हमें तो यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कुल मिला के जगह जगह जाना ही है, तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपकी ये पोस्टिंग जो होगी इसमें, ये कह रहे हैं हम किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट पर आपको भेज सकते हैं, जो हमारे रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपको वहाँ भेज सकते हैं, या फिर इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर भी आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आप ये आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते मेरे को ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है भाई। 5 ईयर और 10 ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। तो अब इन्होंने क्लियर कहा है कि आप लोगों की पोस्टिंग हम अपनी मर्जी से करेंगे, जहाँ करना होगा पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं, या फिर इंडिया के बाहर भी दूसरे देशों में भी हम पोस्टिंग कर सकते हैं, जहाँ भी रेलवे प्रोजेक्ट्स हमारे चलाए जा रहे हैं इंडियन रेलवे के। लेकिन इतना याद रखना है, आप लोग खुद से रिक्वेस्ट नहीं करोगे कि नहीं यार मुझे यहाँ से वहाँ पोस्ट करो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले आप 5 से 10 साल दोगे, 5 साल भी आपने दे दी ना, 5 से 6 साल भी अगर यहाँ दे दिए सर्विस में, तो आप लोग अपनी मर्जी से कह सकते हो कि मुझे यहाँ पोस्टिंग करो, फिर वो रेलवे डिसाइड करके कर देंगे। अब फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी में आपका बता रहा हूँ, एक फ्री स्लीपर क्लास की, मतलब कि स्लीपर क्लास मतलब हो जाता है कि आप सो कर जा सकते हो पूरा, इस तरीके से फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिशन जो भी आपको SC ST जितने भी लोग हैं ऑन रिक्वेस्ट विल बी प्रोवाइडेड विद देयर फॉर वेरियस स्टेज ऑफ सिलेक्शन।
मेडिकल एग्जाम एज एप्लीकेबल एज पर, भाई ये एक एक पॉइंट आपके साथ इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ, एक तो बड़ा रिक्रूटमेंट है और पूरे इंडिया के लिए बड़ी बात है ये, ठीक है। अब एक चीज़ आप ये भी देख लो कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जैसे यहाँ पर जाओगे ना इस एग्जाम में, तो जो भी लोग अनुसूचित जाति जनजाति वाले कास्ट में है या फिर कम्युनिटी में है, उन लोगों को ये एक स्लीपर क्लास की टिकट देकर भेजेंगे इस रिक्रूटमेंट के एग्जाम के लिए, चाहे वो पहला CBT हो, दूसरा CBT हो, या फिर CBAT हो, डॉक्यूमेंट DV के लिए आप जा रहे हो, मेडिकल एग्जाम के लिए जा रहे हो, सभी के लिए इनको देंगे, ठीक है। हाँ, आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रूफ देने होंगे, उसके बिहाफ पर ही ये आपको जो है फ्री ट्रैवल का देंगे डायरेक्ट। देखिए ट्रेन रेलवे में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और रेलवे की ही आपको सुविधा दे रहे हैं आने जाने के लिए इस एग्ज़ाम के लिए, वो भी फ्री, सिर्फ SC ST को मिलेगा, ठीक है। आपको अपने रिजल्ट को देखने के लिए कहाँ आना होगा, RRB जो मेन वेबसाइट है वहीं से आप अपना रिजल्ट देखोगे, वहीं से एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे और वहीं से ही आप अपना फॉर्म भरोगे, सारी चीज़ें उसी से होनी है और कहीं कहीं आपको जाने का जरूरत नहीं है। तो आप मेन RRB पे आ जाओ या फिर किसी भी RRB पे जाके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। फॉर्म की लास्ट डेट से पहले लोग फॉर्म भरना, आप जैसे कि 19 फरवरी का वेट मत करो, आप 10 फरवरी, 15 फरवरी, 5 फरवरी तक ही फॉर्म भर लो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये A1 क्लास मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। जनरल फिटनेस, आप फिजिकली फिट हो, हर रिस्पेक्ट में, हर तरीके से आप फिजिकली फिट हो, हाइट में, वेट में, वो सब तो रहता ही है, बाकी चीज़ों से भी, मतलब कि आप हर तरीके से फिट होने चाहिए, ठीक है भाई। ऐसा भी नहीं बोल रहे आप बॉडी बिल्डर्स हो, बस फिट हो, ठीक है। दूसरा ये बोल रहे हैं डिस्टेंस विजन, मतलब ये कह रहे हैं कि आपको 6x6 का जो है दिखना चाहिए। डिस्टेंस विजन जो आपको होता है बिना ग्लासेस के, नियर विजन इन्होंने कहा है, ये सारा विजन के स्टैंडर्ड है, इसको आप देख लेना। ये हालांकि ये विजन से रिलेटेड स्टडी हो जाएगा, आपको इतना ध्यान में रखना है, ये सभी चीज़ें फुलफिल करनी है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, नेशनैलिटी है, आप इंडिया में, इंडिया पूरे देश में कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो, नेपाल के अगर हो आप तो नेपाल के लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट में, हालांकि वो लोग इंडिया में सेटल्ड होने चाहिए। भूटान के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप अगर तिब्बत रेफ्यूजी हो, जो इंडिया में आ गए हो परमानेंटली, सेटल्ड हो गए हो, तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हो। एक पर्सन जो कि ओरिजिन हो, जो मिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो लोग मिग्रेट हुए पाकिस्तान से, बुरमा से, श्रीलंका से, इन जगहों से और इन सारी कंट्रियों से, और वो अब इंडिया, एक एक पर्सन इंडिया का ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का, जो कि मिग्रेट हुआ पाकिस्तान से, बुरमा से, इन जगहों से, तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्लियर कहा है, मतलब कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड से लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशन चीज़ें रखी हैं, कुछ कंट्रियों को डाला है इन्होंने, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि आप इन कंट्रियों से अगर आए हो तो आप लोग फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन कंडीशंस को फुलफिल करो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो विद द प्रूफ ऑफ कि आप रेजिडेंसी इंडिया में हो या फिर इंडिया में रह रहे हो, ये सारे प्रूफ अगर आपके पास हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 18 से 30 एज रख दिया इन्होंने। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल अपर एज में देते हुए फॉर्म में अलाउड किया है। डेट ऑफ बर्थ का इन्होंने क्राइटेरिया दे दिया, आप इस चीज़ को यहाँ से देख लेना। अब क्वालिफिकेशन, आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एनेक्सर A के अंदर है, मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा कि इन्होंने एक्चुअल में क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी है। आपका क्वालिफिकेशन रखना जरूरी है और ये 19 फरवरी से पहले का ही हो, ठीक है। फॉर्म का फीस अगर आपको जानना है कि फॉर्म पर क्या फीस लिया जा रहा है इस रिक्रूटमेंट में, तो 500 रुपीज़ हर कैंडिडेट को देने हैं। ये मैंने कल भी बताया आपको, पहले जो वीडियो डिस्कस किया है उसमें बताया हुआ है, 500 रुपीज़ आपको फॉर्म के देने हैं। और इसमें ठीक है भाई, ये देखिए ये काफ़ी बड़ी बात मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोस्तों। आपको 500 रुपीज़ फॉर्म के देने, अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं भी आते हो ना, मान लीजिए आप जनरल हो, EWS हो, UR में कहीं पे भी आ रहे हो, तो आप लोगों को 500 रुपीज़ पे करने हैं। लेकिन आपको कहा है एन अमाउंट ऑफ 400 आपके फॉर्म के जो है वापस आएंगे। मैं वही सोच रहा था यार, 400 इनको जो है सिर्फ 100 लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 500 लिया है। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है,
ठीक है, आप लोग पहला कंप्यूटर देखिए अपीयर होने से ही आपको 400 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे, मतलब कि आप लोग इसमें पहला कंप्यूटर एग्जाम देने जाते हो, आपको 400 रुपीज़ रिफंड हो जाएंगे, सिर्फ 100 रुपये ही आपके लिए जाएंगे। पहला एग्जाम देने जरूर जाना, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको 400 वापस भी मिल जाएंगे, भले ही आप पास करते हो नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन आपको इतने रुपये वापस मिलेंगे। जो लोग से SC ST और जो आपके नेवी आर्मी और फोर्स वाले भाई बहन हैं उनसे, एक्स सर्विसमैन लोगों से, और फीमेल जितनी महिलाएं फॉर्म भर रही हैं, चाहे वो ST हो, SC हो या फिर UR हो, उन सभी को 250 रुपीज़ पे करने हैं, ट्रांसजेंडर को भी, माइनॉरिटीज़ को भी सिर्फ इतने ही पे करने हैं, ठीक है। और आपको तो 250 रुपये पूरे के पूरे पहले वाले एग्जाम में अपीयर होते ही वापस मिल जाएंगे, ठीक है। सभी को ऑनलाइन पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से कर दो, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, भारत पे, भीम और भीम UPI, गूगल पे, पेटीएम और जितने भी पेमेंट गेटवेज है कहीं से भी आप कर सकते हो, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट आप जो भी यहाँ पर दे रहे हो ना अपने, कि मैं इस कैटेगरी का हूँ, इस कास्ट का हूँ या इस कम्युनिटी का हूँ, आपको प्रूफ देने होंगे सारे डॉक्यूमेंट के, इसका थोड़ा ध्यान रखना। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में कौन लोग आते हैं उसके लिए इन्होंने कंडीशन लिखी है। और रिफंड जो फीस होगी उसके वो कैसे कैसे आएगी, जो भी आप जिस भी बैंक अकाउंट को डिटेल दोगे फॉर्म के अंदर, उसी बैंक अकाउंट में आपका जो ये पेमेंट है वो वापस आएगा, ठीक है। तो आप अपनी अकाउंट डिटेल सारी दोगे फॉर्म भरते में ही, तभी आपको जो है आपको ये पेमेंट वापस मिल जाएगा। ये EWS के लिखा है, उसमें कौन आता है, एक्स सर्विसमैन लोग किनको कहा जाता है वो आप यहाँ से देख लेना। NOC, अभी मान लीजिए जो लोग अभी कहीं करेंटली कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में, रेलवे हो या पब्लिक सेक्टर हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, तो आप लोग एक NOC सबमिट कर देना अपने, जो भी वहाँ पर बड़े ऑफिसर्स होंगे आपके रिक्रूटमेंट बॉडी में, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो जिस भी विभाग में, उन ऑफिसर से आप एक NOC साइन करवा लेना कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इस रिक्रूटमेंट में जा सकते हो, ठीक है। आप अगर करंटली अभी कहीं जॉब कर रहे हो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है दोस्तों। एक आपका पहले CBT रहेगा, दूसरा CBT, फिर एक CBAT होगा, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर TV होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा, और उसके बाद आपको फिर यहाँ पर सिलेक्ट करके जॉब दे दी जाएगी, ठीक है भाई। पहला एग्जाम इन्होंने कहा है सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम है, मतलब कि पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहेगा वो स्क्रीनिंग एग्जाम है। स्क्रीनिंग एग्जाम मतलब क्या हो जाता है, ये वो एग्जाम है, पहला एग्जाम स्क्रीनिंग है, मतलब कि फॉर, ठीक है, पहले सेकंड टेस्ट में जाने के लिए आपका ये एग्जाम होगा सिर्फ और सिर्फ, इसको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं डालेंगे ये, और ये इन्होंने कहा है। अब पहले वाले एग्जाम में आप जान लो, ये 1 घंटे का एग्जाम होगा, 60 मिनट का, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें देंगे 75 देंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 75 रहेगा, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स की है। नॉर्मलाइजेशन होगा अगर ये एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो, और इसका फॉर्मूला, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आप RRB के वेबसाइट पर देख सकते हो। मिनिमम आपको पास करने के लिए यहाँ पर 40% से ऊपर मार्क्स लाने हैं, OBC वालों को 30% से ऊपर, SC ST को भी, ST को 25% से ऊपर मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 25 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं पहले एग्जाम में। सिलेबस इस तरीके से, मैथ्स आएगा, मैथ्स में नंबर सिस्टम आएगा, बोर्ड मास आ जाएगा, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, मेंटल एबिलिटी आएगा, जनरल साइंस आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। ये सब पास करने के बाद आप सेकंड CBT में जाओगे, ठीक है भाई। और इस देखिए, जो फाइनल पैनल लिस्ट बनेगी आपकी, जो मेरिट लिस्ट, वो आपके सेकंड CBT और CBAT के बेस पर बनेगी। CBT सेकंड के अंदर ये 2 पार्ट देंगे आपको, पार्ट A पार्ट B, और टोटल ड्यूरेशन 2 घंटा 30 मिनट दे देंगे, और 175 क्वेश्चन देंगे ये। पहले वाले पार्ट में 90 मिनट्स में आपको दे देंगे 100 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको दे देंगे, ये भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखेंगे। और पासिंग परसेंटेज इस तरीके से, आपको पार्ट A के अंदर इसमें मिनिमम 40%, वही सारा कुछ लाना होगा, उतनी परसेंटेज। और पहले वाले पार्ट का आप देखोगे, ओनली द मार्क्स जो भी आपके पार्ट A में आएंगे वही लिए जाएंगे शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैंडिडेट को, फर्दर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड द कैंडिडेट, ठीक है। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट irrespective of community is able to secure minimum qualifying marks,
ठीक है भाई, इन्होंने कहा है आपको पार्ट बी में सभी कैटेगरी वाले को, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, किसी भी वर्ग में है, आप लोग पार्ट बी के अंदर आप 35% से ऊपर मार्क्स ले आओ, जितने ही मार्क्स का वो हो रहा है, तभी आपका पार्ट ए चेक होगा। पार्ट ए में आप 40% से ऊपर लाओ अगर आप बिना रिजर्वेशन वाले हो। रिजर्वेशन वाले हो तो आप OBC वाले 30% लाओ, SC वाले 30% लाओ, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा आगे CBAT के लिए। ठीक है, पार्ट ए का सिलेबस मैं आपको बता दूं, मैथ में नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, यही सब चीज़ें हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जैसे आप ये जो टॉपिक देख रहे हो ना हर पेपर में सेम, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि लेवल सेम रहेगा। क्वेश्चंस बदल जाएंगे बहुत, उसमें जो है लेवल बदल जाएंगे। ठीक है, तो अलग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। पार्ट बी वाला सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वालिफाइंग इसको करना जरूरी है पार्ट बी को, तभी आपका पार्ट ए चेक होगा। ठीक है, इसका सिलेबस आप देख लेना, इसका सिलेबस आपको दिख जाएगा। ये सिर्फ पास करना है, इसमें आप ज़्यादा नंबर भी लाते हो तब भी कुछ फ़ायदा है नहीं, सिर्फ पास कर देना इसको, जिससे कि आपका पार्ट ए चेक हो जाए। सभी को 35% से ऊपर मार्क्स लाने होंगे इसमें, तभी आपको आगे रिक्रूटमेंट में बढ़ाया जाएगा। ठीक है, सिलेबस यहाँ पर वेरियस ट्रेड का रहेगा, अलग अलग ट्रेड वालों का भी यहाँ पर सिलेबस रहेगा पार्ट बी में। ट्रेड बेसिकली ये है जिन्होंने ITI करा है उनका, उसके लिए सिलेबस रहेगा पार्ट बी में। जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा करा है उनका सिलेबस उसके बेस पर रहेगा, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, तो आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन और ये सारे सब्जेक्ट के ऑप्शन मिलेंगे आपको पार्ट बी में एग्जाम देने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है तो आपको इनमें से किसी एक का एग्जाम देना होगा। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है पार्ट बी के लिए। ठीक है, और जो लोग ये पास कर जाएंगे पार्ट बी, उनका पार्ट ए चेक हो जाएगा। पार्ट ए में आप क्वालिफाइंग जो कट ऑफ बताइए वो ले आओ, उसके बाद आप लोग CBAT में जाओगे। ठीक है, CBAT में कितने लोग दिए जाएंगे, कैंडिडेट इक्वल 8 टाइम्स। 8 टाइम्स मतलब जितना हो जाता है, ये आप देखो जैसे कि 6000 के करीब वैकेंसी इन्होंने दी है, तो लगभग ये 60,000 से भी आप घटा लो, ये लगभग लगभग 60,000 नहीं है, उसमें से आप लोगों को इसमें जो है 10,000 के करीब और घटाने, यानी 50,000 के लगभग लगभग लोग CBAT के लिए पहुंचेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक्चुअल नंबर क्लियर करता जा रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखना सारी चीज़ें। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस वाले एग्जाम में, ऐसा इन्होंने कहा है। किसी भी कम्युनिटी से होने वाले कैंडिडेट को यहाँ पर मिनिमम T स्कोर ऑफ 40 जो है 42 मार्क्स लाने हैं उसको, हर टेस्ट के अंदर। टेस्ट बैटरी सेपरेटली, हर टेस्ट के अंदर उसको CBAT में कम से कम 42 मार्क्स लाने ही हैं। इसके बाद आपका DV हो जाएगा, DV में आपका सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। उसके बाद ये लोग मेडिकल एग्जाम करा के आपका जो है रिक्रूटमेंट करा देंगे, आपको फाइनल सिलेक्ट करके वैकेंसियाँ दे देंगे, जॉबें दे देंगे। इंडिया में कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, इंडिया के बाहर भी आपको भेज सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन है, आप लोग देख लेना कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, कितने RRB हैं आप देख सकते हो, सारे RRB की वेबसाइट्स हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो आसानी से। ये गाइडलाइंस आप सभी के लिए है। मीडियम एग्जाम का आपको बता दूं, जिन जगहों पे मान लीजिए असम में जो सेंटर्स होंगे वहाँ पे आसामी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, बंगाल में बंगाली में भी मिलेंगे, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर रहेगा जो भी कंप्यूटर पर है, और इसके अलावा इंग्लिश हिंदी में तो हर जगह होगा ही होगा, ये तो कन्फर्म्ड है, इंडिया देश में ये सारा कुछ रहेगा। आप फॉर्म के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो वो बताया गया है यहाँ पर, वो आप यहाँ से देख लेना। आपके फॉर्म किन केसेस में कैंसिल होंगे उसको भी आप रीड कर सकते हो। एब्रीवेशन आप देखोगे उन्होंने ऊपर CBT मतलब बोला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को, CBAT उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट को बोला है, और CCAA मतलब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटाइज उनको बोल रहे हैं, EBC वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को बोल रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने बताया है कि किस चीज़ को हम क्या क्या बोल रहे हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ दिखा रहे हैं, तो आप वो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, एनेक्सर A आपका आ गया, यानी कि आप जानते हो असिस्टेंट लोगों पायलट रिक्रूटमेंट हो रहा है, सेकंड लेवल का सैलरी है, 20,000 के लगभग सैलरी देंगे ये आपको। और डिसेबिलिटी वालों को यहाँ पे वैकेंसियाँ नहीं है, इतना याद रखें। डिसेबल्ड वाले लोग फॉर्म नहीं भर सकते, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। बेंच मार्क डिसेबिलिटी वाले, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए इनको, प्लस ITI करा हुआ कैंडिडेट चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल पर कर चुका है या स्टेट लेवल पर, या तो उसने फिटर में कर लिया हो, इलेक्ट्रीशियन में कर लिया हो, इंस्ट्रूमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में करा है, मिल राइट में करा है, या फिर मेंटेनेंस मैकेनिक में करा है, जो भी उसने कर रखा है। ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ये सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं।
जोन वाइज वैकेंसी आप समझ लो भाई। टोटल वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर डिसेबल्ड की वैकेंसी नहीं है, तो डिसेबल्ड लोग फॉर्म नहीं भर सकते इसमें। आप देखोगे अहमदाबाद आरआरबी में इन्होंने बोला है, वहाँ पर ये वेस्टर्न रीजन की ये जो जोन है उधर ये कह रहे हैं कि हम 95 लोग यूआर कैटेगरी से लेंगे, अनुसूचित जाति से 37 लेंगे, और अनुसूचित जनजाति से 17 को लेंगे, ओबीसी से 65 को। इस तरीके से ये 238 लोगों को रिक्रूट करेंगे। ये वैकेंसी इनकी दिखी हुई है। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर अजमेर आरआरबी में ये लोग ले रहे हैं 228 लोगों को। बेंगलोर आरआरबी में 473 लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। आप लोग कैटेगरी कम्युनिटी सभी लोग अपनी वैकेंसियाँ समझ लेना। तो ये आपकी वैकेंसी इन्होंने बता दी है, ये कम्युनिटी वाइज और एक्स सर्विसमैन और सभी लोगों की वैकेंसी यहाँ पर दे दी है। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपको दिख गई। और ये आपका कास्ट का फॉर्म है, एससी एसटी का फॉर्म, ये लोग आप तभी लगाओगे फॉर्म में अगर आप एससी एसटी से हो, तो आप लोग ये वाला फॉर्म सर्टिफिकेट लगा देना जो आप अप्लाई करते समय अपलोड करोगे। ठीक है, जिनके पास भी नहीं है और वो लोग एससी एसटी हैं और जिनके पास फॉर्म ही नहीं है, तो वो लोग यूआर से फॉर्म भरें, क्योंकि इसमें आपके पास और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आप इतना जल्दी फॉर्म बनवा नहीं सकते हो। ठीक है, ये ओबीसी वालों का फॉर्म आप देख रहे हो, और ये ईडब्ल्यूएस वालों का फॉर्म है। अभी ये फॉर्म आप यहाँ से भी ले सकते हो, नहीं तो अलग अलग से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये इसमें आपके पास वो भी ऑप्शन है, इसका प्रिंट कराओ, इसको भरो, इसको वेरीफाई कराओ एसडीएम डीएम तहसीलदार जिनसे भी होते हैं ये, और उसके बाद इसको अपलोड कर दो फॉर्म में ही। ठीक है, देखिए एक्स सर्विसमैन को एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, सर्टिफिकेट वो ये रहेगा, ये आपको फॉर्म में अपलोड करना होगा। जो भी भाई बहन एक्स सर्विसमैन लोग हैं ना, उनके लिए रहेगा, तो वो लोग आप सारा थोड़ा देख लें इस चीज़ को। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को मैंने बता दिया, पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में डिस्कस कर दिया, सिलेबस भी डिस्कस कर दिया है, एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर दिया है, सैलरी डिस्कस कर दी है, और एक एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स में सारी जॉबें हैं। तो जिन भी लोगों को फॉर्म भरना हो, जिन भी लोगों को ये रिक्रूटमेंट लेनी हो, भारतीय रेलवे में आप सभी लोग ले सकते हो, पूरे इंडिया देश से। ठीक है, किसी को कोई ऐसा पॉइंट लगता है नोटिफिकेशन में समझ नहीं आता, आप लोग कमेंट में बताओगे, और इस जानकारी को पूरे दुनिया में शेयर कर दो। और मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।